तो वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। कि जितना हम किसानों के बारे सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। अगर मैं उसमें आपको कुछ चीज़ों को उल्लेख करना चाहूँ, वो यही कि किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का एक प्रकार से कैसे ज़्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। और जहाँ तक मार्केटिंग का विषय है, मार्केटिंग में भी हम लोग किसान के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते आए हैं। उन योजनाओं में बहुत सी योजनाएं मैं उसका उल्लेख करूँगा, लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत करने के लिए एक मुझे बटन दबा करके जो एक मैसेज आपके माध्यम से सबको देना है, वो ये है कि हमने अभी 1000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है, इंटरिम भावांतर भरपाई, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ इंटरिम भावांतर भरपाई, तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो जो कि आपको भी पता है कि यहाँ से जो बटन दबाया तो फिर बैंक के रोल होते हैं, उसमें बैंक्स जो हैं वैसे तो एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि संडे है, इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा। तो टोटल अभी हाँ दिखाइए 29,13,12,08,528। इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में, ये सूरजमुखी है और इसको अब जो उनको भेजा जा रहा है भावांतर भरपाई योजना का 1000 रुपया प्रति क्विंटल प्रति एकड़ 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है, एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी PSU है फिर को भी बेच सकते हैं, लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं और बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। तो मैं जो विषय चला रहा था वो ये कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम हो, उसके लगातार प्रयत्न और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज़्यादा लोग खरीदार आए, ज़्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुले, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीज़ें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती हैं बीच बीच में तो उनके कई लोग बोलते हैं कि कई चीज़ें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष MSP को बढ़ाया है और पिछले 8-9 वर्षों में केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज हैं, आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है। 800
रुपए के 803 रुपए की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के दो वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है। बाजरा जो 1250 रुपया था, एकदम डबल, वो 2500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1550 से ये 3846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4350 से 7000 रुपया, मूंग 4600 से 8500 रुपया, सूरजमुखी 3750 से 6760 रुपया, तिल 4600 से 8600 रुपया। ऐसे ही कपास भी लगभग 2900 रुपये की वृद्धि इसमें भी हुई है, जो दो वैरायटी हैं 3750 और 4050। मेरा कहना है कि हर एक चीज़ में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी वृद्धि अब की जा रही है। इसमें एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि दो फसलें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीदी जाती हैं, वो है धान और गेहूं। कपास जो है वो सीसीआई खरीदती है, और बाकी चीज़ें हैफेड के द्वारा हम स्टेट में खरीदते हैं, नेफेड के द्वारा केंद्र सरकार खरीदती है। आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो खरीदी जाती है। और जब भी कोई चीज़ खरीदने में हमको कठिनाई आती है, और वो कठिनाई का एक विषय मैं सबको आपके माध्यम से सभी को ध्यान करना चाहता हूँ कि कई बार स्टेट को स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठिनाई है। आसपास की स्टेट्स में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट्स का प्रोडक्ट है किसानों का, वो स्मगलिंग होकर के यहाँ आना शुरू होता है। हमने ये कठिनाई बाजरे में जब शुरू में ध्यान में आया, तो पहले वर्ष में हमको बाजरा जब सारा खरीदा और एमएसपी पर खरीदा, तो किसानों के माध्यम से, जो उनके रिश्तेदार होते हैं या व्यापारियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके, और हरियाणा की मंडियों में वो सामान आके बिखरे लगा। अब वहाँ तो 1200 रुपये का रेट, हम उसको 1900 या 2000 में खरीद रहे हैं, तो हमको लगभग उसका उस साल में 1000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ जिन एजेंसीज ने खरीदा। हमने उसमें से रास्ता ही निकाला कि हमारे पास एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड जो डाटा है किसानों का, कि उन्होंने ये भरा है, और भरने के बाद फिर उनको अगर हम पूरा खरीदेंगे तो वो कई प्रकार के विवाद आएंगे, सारी एजेंसियाँ आएगी, लेकिन रिकॉर्ड हम देते हैं। बाजरा पहले साल 600 या 650 था, 650 पहले साल था, उससे पहले साल पूरा खरीदा, लेकिन अगले साल 650, उसके बाद 400 रुपये, रेट थोड़ा ठीक हो गया, 400 रुपये हुआ, बल्कि 450, बल्कि लास्ट में तो जो 450 दे करके जो बाजार में बिका वो एमएसपी से भी ज़्यादा हो गया। बहुत लोग तो थोड़ा सा रोक के चलते हैं, फिर काफ़ी रेट आगे भी बढ़ता है। प्रारंभ में रेट कम होता है मंडियों में, बाद में कंपटीशन आ गया, या जब अवेलेबिलिटी कम होती है, सरकार की एजेंसियाँ भी उसमें जाती हैं, तो रेट बढ़ते हैं। तो इसलिए कई बार एमएसपी देने के बाद भी और ज़्यादा लाभ भी किसान को हुआ है। अब हम तो केवल उसका गैप है, भावांतर का मतलब ये कि भाव का जो अंतर है, और वो कोई एक फिक्स नहीं हो सकता, उसमें कई बार तो अनुमान से ही निर्णय करना पड़ता है। ये सारा 2 वर्ष किया है। इस बार यही स्थिति आई है सूरजमुखी में। सूरजमुखी का जब हमने 1000 रुपया सोचा था, घोषणा थोड़ी लेट की, लेकिन जब सोचा था उस समय मार्केट में रेट 40-48 रुपया चल रहा था। अचानक जो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की पाम ऑयल के ऊपर, तो रेट एकदम डाउन आ गए, सरसों के भी रेट डाउन आए, सूरजमुखी भी डाउन आए। तो वो 1000 तो हमने घोषणा किया, और वो भी हमने उसमें लिखा था कि इंटरिम एक प्रकार से सब्सिडी है, सब्सिडी नहीं, भावांतर भरपाई है। हम इसका विचार करके रेट को देखेंगे, और रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उस रेट के हिसाब से इसको आगे जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। रेट ज़्यादा कम आया तो हैफेड की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हम इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हैफेड कमर्शियल परचेज करती है। तो हमने कहा ठीक है, आप खरीद सकते हैं, तो मैक्सिमम रेट जितना आप मार्केट में कम्पीट करने के लिए खरीद सकते हैं आप खरीदिए। उन्होंने सोचा कि 4800 रुपये हमारा कंपटीशन आ जाएगा, 4800 खरीदेंगे, 4800 और 1500 बनता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, हमारे सबका जो टीम के रूम में बैठे, कि ये रेट 4800 से ऊपर जाएगा। कल ही शाहबाद में 4850 बिका। जो डेयरियाँ 4800 रुपये खरीद रहे थे हैफेड के लोग, उनको नहीं मिली, बल्कि बाहर व्यापारी ने 4850 खरीदी। अब वो 4850 खरीदेंगे, स्वाभाविक है हैफेड जो खरीदना होगा तो 4900 में जाएगा। तो इस कंपटीशन में The RGO Big Bowl Sale, 50 to 90% off. Shop now.
1, 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झांसी में नारनौंद विधानसभा के बीजेपी पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, प्रदेश प्रभारी वल्लभ देव देंगे पन्ना प्रमुखों को मंत्र। हरियाणा में गठबंधन टूटने की अटकलों पर लगा विराम। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अभी चलता रहेगा। निर्दलीय विधायकों का वल्लभ देव से मिलने का सिलसिला जारी। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रभारी से मिले रणजीत चौटाला, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहे मौजूद। बैठक के बाद वल्लभ देव संगठन और सरकार के बारे में हुई चर्चा। प्रभारी संघ बैठक के बाद बोले कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, सरकार के असेसमेंट को लेकर हुई बातचीत, मैंने अपना अनुभव किया साझा, गठबंधन पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि भी कोई इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर कैन जो बोर्ड है उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए। वो हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं इस्तीफा हमें मिला नहीं है, कहाँ है वो। देखिए आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। ना किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी के मंत्री नहीं, वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के ये कह रहा है, ये उसकी अपनी बात है। इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे, हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछो कि कहाँ गया इस्तीफा। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया। जहाँ भी अच्छा, अभी आप कुछ और कहना नहीं, अभी तो मैं कहने वाला मैं बहुत कहने वाला हूँ नहीं। मैं तो विषय भी आपको केवल भावांतर भरपाई का वो रखा है। और जो मुझे समाचार मिल रहा है कि आज यानी सूरजमुखी जो हम तो आज भी 48,58 तो सुनिश्चित हो ही गया ना, गैप तो यही रह गया कि और कैसे बढ़ाएं उसको। पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सूरजमुखी का 4,000 और 4,200 चल रहा है। अभी हमको दूसरा भी इसमें खतरा लगता है, ये 4,000, 4,200, 4,800 तो इसलिए वो ले आएंगे कि जरूर उनके कुछ साथी जो हैं वहां से खरीद के और 4,800 में यहाँ बेचने की कोशिश करेंगे। हालांकि हैफेड ने ड्यू कंडीशन तो लगाई है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी का खरीदेंगे, लेकिन ये सेल परचेज में सरकार का रोल नहीं होता। वहाँ आड़ती भी, व्यापारी भी, उनके साथी भी, पंजाब के कई चीजें चलती हैं। तो वो विषय हैफेड का है, हमारा इतना नहीं है। हैफेड ने कम्पीट करना है बाजार में, हमने जिनका रजिस्टर्ड है उन्हीं को देना है। कुछ लोगों ने, हमने 3 दिन के लिए उनके कहने पर रजिस्ट्रेशन खोला था, ये विषय भी आपको बता रहा हूँ ताकि लोग ये बोलेंगे। तो 3 दिन में ही जो पहले 40, अभी तो हमने कितना एकड़ दिया हमने 36,000, तो लगभग 2-3 एकड़ और भी इसमें निकलेगा जो पहले का हुआ है, किन्हीं कारणों से, टेक्निकल कारणों से रुका होगा। लेकिन 40,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हमारा पहले हुआ था। हमने सोचा कि भाई चलो जो लोग रह गए होंगे, 2% रह भी गए हों, तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए खोलते हैं, और खोलने के बाद उनको मौका मिल जाएगा, किसी गलती कारण से रह गया होगा, बाद में उसका मिलान करेंगे। लेकिन उन्हीं 3 दिनों में कितना 16,000, 17,000 एकड़ और एडिशनल लोगों ने रजिस्टर कर दिया। और उसमें से ऐसे खेतों का भी रजिस्टर कर दिया जहां पहले गेहूं बोया हुआ था। गेहूं 15 अप्रैल से पहले कटता नहीं है, और 15 मार्च यानी सूरजमुखी 15 मार्च से पहले बुआई होती है। अब उस 1 महीने में 2 फसलें तो नहीं थी वहां, तो आखिर इसको चेक करने के बाद उन्होंने 9,000 तो तुरंत काट दिया है।
6,000 की भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस वेरिफिकेशन में एक्चुअल में अगर वो खेत 15 मार्च से पहले खाली था, क्योंकि आज तो कट चुका, सूरजमुखी भी कट चुकी, तब तो मानेंगे सूरजमुखी हो सकती है। लेकिन अगर 15 मार्च को वहां गेहूं है तो सूरजमुखी उन्होंने गलत डाली है। तो कुल मिलाकर के ये सारे झंझटबाजियां चलती रहती हैं। इसमें किसानों को समझाते भी हैं। किसान हमारे अपने लोग हैं। किसानों का अहित कोई भी ना कोई प्रदेश कर सकता ना केंद्र कर सकता। किसानों के प्रति हमारी सबकी सद्भावना भी है। मैं स्वयं भी किसान हूं। लेकिन किसानों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसे जो उनको बरगलाए, लालच दे करके उनको कहना कि उल्टा सीधा रास्ता कुछ भी दबाओ कि हम हाईवे रोक देंगे। अब ये हाईवे रोकना कोई लोकतंत्र के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेटली कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया। पहले भी यही हुआ था कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के और खुलना पड़ा था उनको। इस बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के शाम को पुलिस ने खुलवाया। ये लोकतंत्र में किसी की भी हम फ्रीडम को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। जनता का आना जाना है। आप शांतिपूर्वक तरीके से कहीं को प्रश्न करते हो तो भी कुछ कहते नहीं है। तो मेरा कहना है कि किसानों के लिए हमने कितना किया। प्रधानमंत्री जी ने सीधी एक ऐसी घोषणा कर दी कि हर साल मैं किसान को 6,000 रुपये दूंगा, 4 महीने बाद 2,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब कोई मांग तो नहीं थी इसकी, लेकिन नहीं, किसान को थोड़ा बुआई के समय उसके खेत के लिए, छोटे किसान खास करके 6,000 रुपये काम आएगा, अपनी फसल को उगाएगा। लोन देते हैं वो अलग, फसली लोन जाता है फसल बुआई के लिए, और उसमें भी 7% का जो इंटरेस्ट होता है, 3% केंद्र सरकार देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, भी करती है। 7% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पर वो लोन मिलता है। हर तरह की सुविधा किसान को ऐसी दी जाती है। खराबा होने के बाद पहले तो केवल सरकारें देती थी। सरकार के रेट 3,000, 4,000, 6,000 रुपया उस समय यही होता था पर एकड़। हमने आने के बाद उसको 15,000 रुपया किया, और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो है वो देश में चला कि आप थोड़ा सा प्रीमियम बना दीजिए उस कंपनी को यानी उसका परसेंटेज के हिसाब से शायद कितने परसेंट हम कितना देते हैं, 80%, 10 या 20% किसान को देना होता है, 80% केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार देती है। प्रीमियम का भी बहुत कम नॉमिनल प्रीमियम 500 रुपया एकड़ समथिंग है। तो ये पैसा किसान दे दे तो इंश्योरेंस हो जाता है, और इंश्योरेंस में रेट भी उसके ज़्यादा है, उसकी कवरेज जो है लॉस की वो उसमें ज़्यादा है। तो इस नाते से वो भी बहुत बड़ा किसानों को राहत मिलती है। मुआवजा हमने जो खराबे का है, यानी आप ये मान के चलें कि पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था, और हम इन 8.5 साल में 9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 टाइम्स। उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। हमने तो आते ही पहले साल 2015 में हमारा 1,200 करोड़ हो गया था, उनका 10 साल का हमारा पहला मुआवजा, क्योंकि उस समय 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक जाते थे। हमने तो वो भी तय किया कि अगर 1 एकड़ में मान लो अगर 50 भी हिस्सेदार हैं तो उन सबको न्यूनतम 500 रुपये जरूर मिलेगा। 2 रुपए 4 रुपए के चेक नहीं मिलेंगे, चाहे 25,000 जाए 50,000 जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी होते हैं वो, लेकिन न्यूनतम 5,500 का चेक ये हर एक को जरूर मिलेगा। या तो दो नहीं दो तो इतना तो दो, अगले को पता तो लगे मिला। 500 रुपया न्यूनतम है, और ये भी हमने आकर के इसको शुरू किया। फिर जैसा हम देखते हैं फसल अवशेष, इस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया। 1,000 रुपये एकड़ उसकी फसल का वो अवशेष केवल उठा करके कहीं भी बांध ले, गांठ बांधे, उसका उपयोग करे, किसी को बेच दे, हम उसके इकट्ठा करने का भी 1,000 रुपया एकड़ देते हैं। उसके डिस्पोज, जलाए नहीं, जलाएगा तो फिर नहीं, लेकिन उसको उपयोग करेगा तो 1,000 रुपये एकड़ उसकी सब्सिडी वो हम देंगे। हमने जो किसानों के लेन देन का स्टाम्प ड्यूटी 2,000 रुपये से ये 100 रुपया किया। मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा योजना में जैसे कि डेथ हो जाती है, 5 लाख रुपया था, उसको हमने 10 लाख रुपया किया कि भी ये भी उनको लाभ मिले। इसी प्रकार जो धान और कपास की जो मार्केट फीस 2% होती थी, उसको हमने 0.5% किया। हालांकि इसका किसान को इतना लाभ नहीं जितना व्यापारी को लाभ होता है, जो खरीदार होता है, क्योंकि खरीदार को देना होता है। फिर भी किसान को इनडायरेक्टली उसका एक लाभ तो होता है ना कि हाँ, खरीदार जो है आसानी से खरीदता है, उसको 1.5% कम होता है तो इसका रेट बढ़ाएगा। तो रेट तो अल्टीमेटली मार्केट रेट का, जो कहीं भी कोई खर्चा कम होता तो अल्टीमेटली जो सेलर होता है उसका रेट बढ़ता है, तो उसका भी किसान को लाभ होता है।
ऐसे ही हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं, सोलर पंप का मामला है, फिर भावांतर भरपाई मैंने आपको बता ही दिया है, एमएसपी भी, जहां कहीं हमको इसमें खतरा नहीं होता कि पड़ोस के प्रदेशों से कुछ स्मगलिंग होती है, उसकी एमएसपी पर हम खरीद करते भी हैं, नहीं कि नहीं। जैसे हमने पिछले दिनों के अंदर जो 15-16 फसलें जो की हैं, उसमें मूंगफली भी हमने की, मूंग हमने किया है, बाजरा तो अब 2 साल से नहीं कर रहे हैं, तिल हम कर रहे हैं, कपास भी सीसीआई के माध्यम से जा रही है, वो सारी जाती है। सूरजमुखी का पहली बार हमने ये भावांतर किया, वरना ये भी पहले, और कभी सूरजमुखी बिकती नहीं, खरीदा सरकार नहीं खरीदती थी, पिछले 5 साल से खरीदी जा रही है। ध्यान में है कि एक साल आवाज उठी थी, मैं स्वयं शाहबाद मंडी में गया था और मंडी में जाकर देखा कि सूरजमुखी जो है वो बरसात भी आई थी उस दिन, तो बिखरी पड़ी है और वहाँ खरीदार कोई नहीं है। हमने कहा उस साल 25% खरीदी थी, अगले साल 50% खरीदी, तीसरे साल 100% खरीदी। लेकिन इस बार जब झगड़ा हुआ कि इसका जो पंजाब से स्मगलिंग बहुत हो सकता है, तो हम किसान को उतना ही पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन खरीद की बजाय हम उसका भावांतर भरपाई का ये हमारी योजना हमने बनाई है। इसका मुख्य कारण तो स्मगलिंग है कि हमने उसको एमएसपी भी नहीं खरीदा मोटे रूप से, क्योंकि हमें लॉस ज्यादा होता है। वो बाजरे के संबंध में हम जैसे राजस्थान से स्मगलिंग हुई, उसका एक हमको जो अनुभव है वो ये है, और आज भी हम तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उसको देंगे ही। ऐसे ही हमने पानी किसान को पूरा मिले, तेल तक हमने पानी पहुंचाया, पानी के जो जो प्रबंध किए हैं, कल भी मेरी बातचीत में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने सारा विषय पानी का रखा। तो चलो खैर, पानी स्टोरेज एक बहुत बड़ा विषय है। हमने खास करके सिरसा जिला, हिसार जिला, पानी की जो डिग्गियां बनाई हैं, पानी का जब उपलब्ध होता है उसमें भरो, जब जरूरत है उसमें माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करो। अभी सिरसा जिले में जो 3 दिन का मेरा टूर था, उनका कि डिग्गियों की जितनी अधिक आप कर सकते हो हमारा बहुत लाभ होगा। बल्कि लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि इस डिग्गी के लिए तो आप थोड़ा सा भी सब्सिडी दे दो, ज़्यादा ना भी दो, लेकिन इसका एक बार हमें खोद लें, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है, पानी हमको देना है, तो पानी सैंक्शन कर दो इसका, और डिग्गियों का थोड़ा सा भी सब्सिडी देंगे, बाकी हम लगाएंगे। इसका प्रोग्राम जो है इसको आप चलाइए। तो हमने डिग्गियां खुद उसकी खुदाई है, 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक ये बने हैं, और एक ही साल में बने हैं, जिसका 20,000 एकड़ के अंदर उनको सिंचाई का ये लाभ हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाएंगे कि अगर पानी जब बरसात का आता है तो उसको कैसे इकट्ठा कर सकें, या बरसात के सीजन में नहरों में पानी पर्याप्त होता है हमारे पास, तो उसको हम डिग्गियां भरते हैं। साल में 2 बार भी डिग्गी भरेंगे तो अपना खेत में सिंचाई कर लेंगे। ऐसे ही 4000 तालाब हमारे ऐसे हैं जो साउथ हरियाणा में है, उन साउथ हरियाणा के तालाबों को भरना, जैसे मैंने कल बताया कि मसानी डैम है उसको भी भरते हैं। तो ऐसे पानी को स्टोरेज और पानी की रिचार्जिंग, इसमें जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसको हम करते हैं। बागवानी के लिए भी, भावांतर भरपाई में भी हमने इसको लिया है। 14 जो है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इजराइल को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट विदेशी सहायता से भी वो भी हम करते हैं, ताकि किसान को इसका लाभ हो। जैसे मशरूम केंद्र है, जैसे मधुमक्खी का है, रामनगर में मधुमक्खी का जो केंद्र है वो भी विदेश की एक टेक्निक है, उसके माध्यम से ले रहे हैं। FPOG हमने बनाए हैं, वर्टिकल खेती इस पर हम चले हैं। हाइब्रिड सब्जी ये भी एक प्रयोग कोई चल रहा है। पशुपालन, अब पशुओं का बीमा ये भी हरियाणा ने ही शुरू कराया, तब जाकर के देश के कुछ और प्रांतों में शुरू हुआ है। तो पशु भी आखिर किसान का एक धन होता है, उसका भी लॉस होता है तो उसको मिलना चाहिए। पशुधन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया है। फिर क्रेडिट कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड है, पशु क्रेडिट कार्ड, ये भी चालू कराया, ताकि पशु भी कोई खरीदे बेच सके, उसमें भी उसको पैसा चाहिए तो ले सके। देसी गायों की जो डेयरी का भी हम जो सब्सिडी देते हैं वो भी 83 करोड़ रुपया जा चुका है। दूध का 5 रुपये किलो लीटर का, ये भी पशुपालकों को इसका भी हम लाभ देते हैं। प्रगतिशील किसान, उनकी सम्मान योजना, और नए प्रगतिशील किसान कैसे बने उनकी ट्रेनिंग का ये पैसा भी हम अलग से इन सबको देते हैं। कुल मिलाकर के जितनी भी योजनाएं हैं, ये चाहे हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, इन सिंचाई की योजनाओं में भी कुल अभी तक पिछले 5 साल में
जो हम अनुदान और जो इन योजनाओं को सरल बनाने के लिए हमने जो खर्च किया है, 6 और 3 9 और 5 14 और लगभग 1500 करोड़ रुपया इस पर अभी हम खर्च कर चुके हैं इन 5 साल में, नहरों के सिस्टम को ठीक करने के लिए। हमारा एक तो जो WJC का प्रोजेक्ट है उसका बहुत बड़ा लाभ ये अगले सालों में मिलने वाला, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार जो खेती के लिए जितनी मैंने योजनाएं बताई हैं उसमें किसान सम्मान निधि है, बीमा है, खराबा है, अवशेष जो बचे हैं उनका, जीवन सुरक्षा की जो मैंने बात बताई है, सोलर सब्सिडी जो छोटे पंप हैं 10 BHP वहाँ तक के जो है 52-53 हजार अभी हम पिछले साल में लगा चुके हैं। हमारा टारगेट 50,000 का था, 53,000 सोलर लगाए हैं, 960 करोड़ रुपया इसमें सब्सिडी दी है। फिर मिकाडा मैंने बताया, कोल्ड स्टोरेज, मधुमक्खी, मशरूम, वर्टिकल खेती, पशुपालन, इन सब पर मिला करके पिछले 5 या ये सब 8 सालों का भी कुछ है, कुछ 5 सालों का दिया है, अलग अलग करके है। तो ये 22-23 23,500 करोड़ रुपया केवल सब्सिडी का गया किसानों को। और इस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में नहीं, इसमें बदली सब्सिडी नहीं है, इसमें किसान सम्मान निधि है 4,300 करोड़, 6,100 करोड़ जो बीमे का अनुदान मिला है लोगों को, नहीं जो फसल बीमा योजना 6100 बल्कि सरकार ने जो खराबे का दिया वो 9,760, तो कुल मिला के 9, 6, 15, 4, 19, 20 तो यही है। बाकी लगभग 2,500 करोड़ रुपया बाकी छोटे छोटे और जो आइटम्स हैं जिसमें भावांतर भरपाई योजना ही 900 करोड़ रुपया तो जा चुका है, बाजरा। और ये जो आज हमने 29-30 करोड़ रुपये ने जोड़ा, 29 करोड़ 13 लाख है, तो ये कुल मिला के 900 करोड़ रुपया ये गया है। तो ऐसा किसान के हित में जब भी कोई बात आती है, ऐसा ही नहीं हम कहते कि किसान हमारा अन्नदाता, वो है, लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि किसानों को भी हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जो किसान संगठन एक राजनीति के तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ाकर करते हैं और प्रेशर जो होता है उस प्रेशर से कोई लाभ होता नहीं है। जो हमने किसान को देना वो देना ही है। और एक किसान के प्रति हमारे मन में जो एक भाव है, उसके प्रति का सम्मान का भाव, आदर का भाव, सहानुभूति का भाव सब है। क्योंकि छोटा किसान है, छोटे किसान को तो बहुत संकट होता है। 1 एकड़ 2 एकड़ वाला तो परिवार के सिस्टम को चला ही नहीं सकता है, बड़ा किसान फिर भी अपने सिस्टम को चला लेता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें की गई हैं और पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी, मुझे लगा कि इस विषय को आपके माध्यम से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। तो इस संबंध में आपको कोई बात लगती है, कोई सुझाव देने की, कुछ प्रश्न करने की, तो आपने काम गिनाए हैं किसानों के लिए, क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये जो बातें आप बता रहे हैं किसानों तक पहुंच नहीं रही है या कहीं कम्युनिकेशन गैप है? क्योंकि आए दिन जिस तरीके से किसान सड़कों पर आते हैं, बार-बार उन्हें अपने मुद्दे उठाने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है कि नहीं? ऐसा नहीं है। मैं देखिए अभी 5 जिलों में होकर आया हूँ और प्रत्यक्ष गांव में गया हूँ, किसानों के बीच में बैठा हूँ, उनको सब कुछ मालूम है। केवल किसानों के शब्द से एक राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ यूनियंस हैं, और इन यूनियंस को भी अब इस समय आपके सामने मैं बोलूँगा तो कुछ शायद वो आरोप लगेगा उनके ऊपर। मैं इतना ही कहूँगा कि अपने वेस्ट इंटरेस्ट के कारण से जो राजनीति चलती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुए हैं। हमारा कहना है कि राजनीति करनी है तो खुले मंच पर आकर के करनी चाहिए, ऐसे किसी वर्ग को भड़का करके और किसी को डाल करके ये चीज़ें पिछले कई सालों से चल रही हैं। और कुछ एक ग्रुप होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। आखिर हरियाणा में किसान कितना है? 10 लाख से ऊपर किसान होगा, क्यों? 10 लाख। और जो सड़कों पर आने जाने वाले लोग ये 50,000, 40,000, 30,000 ये लोग हैं। कितना ही करोगे वही रहेगा। हर बात के ऊपर एक नई कंडीशन होती है। सीएम साहब, आपने कहा कि रामकरण काला का जो रेजिग्नेशन है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, आपके पास ऑप्शन नहीं दिया। क्या लग रहा है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन है, जरूरी है या मजबूरी है? देखिए, विषय वो नहीं है। विषय तो रामकरण काला का मैं समझता हूँ, जो कि सूरजमुखी सामान्यतः शाबाद विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा प्रोडक्ट है। दूसरे विधानसभाओं में, आसपास के 4-5 विधानसभाओं में थोड़ा होता है।
तो हो सकता है उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव किसानों का रहा हो सकता है कि एक राजनीति तो है, दिखती है उसमें। आज अगर वो नहीं बोलेंगे तो कोई इलाहाबाद का या कोई पलवल का एमएलए तो नहीं बोलेगा उसके लिए, न मोरनी का बोलेगा, क्योंकि ये विषय सूरजमुखी का सिर्फ वहाँ है और एक हुआ बना दिया गया, और वो इन्होंने नहीं बनाया, हुआ किसी और ग्रुप ने बनाया। गठबंधन जारी है, जारी रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। रामकरण काला ने ये कहा कि लाठीचार्ज के स्थान पे उनको बातचीत से समझाया जा सकता था, लाठीचार्ज गलत हुआ। हमने बातचीत की, बातचीत के बाद फिर ये शाम को, बातचीत तो दिन भर से चल रही थी, सुबह उन्होंने किया, ये दिन भर से बातचीत चली, नहीं हुआ विषय। कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी 1 घंटा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बातचीत हुई। आखिरी जिम्मेदारी तो पुलिस की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि आप एमिकेबली उनको समझा करके रास्ता खाली कराइए, और अगर नहीं खाली करते हैं तो एडुकेट फोर्स वो आप यूज कर सकते हैं। अब वो कितनी फोर्स यूज करनी है ये मौके की पुलिस जाने, उनका काम जाने, उनका काम एक ही रास्ता खुलवाना। देखिए मैंने अपील की है आज, मैंने आज अपील करता हूं मैं किसानों को आपके माध्यम से भी कि इस प्रकार के कार्यक्रम से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब हमने कहा कि हम किसानों के उस रेट को वहां तक ले जाएंगे, निर्णय आज इसलिए नहीं किया जा सकता कि बाजार भाव का कोई पता नहीं होता। हमने इस बाजार भाव के नजदीक 5 दिन में 4 दिन में पता लग जाएगा, क्योंकि है तो ये 15 दिन की सेल परचेस, तो 4-5 दिन में रेट पता लग जाएगा। उस 4-5 दिन के बाद किसान के हित में जो निर्णय करना होगा करेंगे, लेकिन उनके किसी प्रेशर में, दबाव में नहीं करेंगे। सीएम साहब दिन भर जो है 3 दिन से जो एक्सरसाइज चल रही है हरियाणा बीजेपी प्रभारी निर्दलीय विधायकों से मिल रहे हैं, उससे एक मैसेज ये जा रहा है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि जेजेपी के साथ गठबंधन लंबे समय तक चलने की स्थिति नहीं है। देखिए संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं। हम सरकार चल रही है, चला रहे हैं, कहीं कोई हमको समस्या नहीं है। संगठनात्मक चीजें प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, वो सरकार के लिए नहीं होते हैं। संगठन के निर्णय में उन्होंने क्या करना है, उनके सामने आगे चुनाव है, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है, उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, तो उसके बारे में कम से कम मैं तो अभी कमेंट नहीं कर सकता। मिलना में कोई हर्ज नहीं है, आखिर सबसे ही मिलते हैं। नहीं, मेरे से मुलाकात की तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। नहीं, किसानों के बारे में हुई चर्चा, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। हमने उनको बताया सारा विषय, हरियाणा के बैकग्राउंड में किसानों का हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आज आपको बताई हैं। ये सब बातें उनको कह रहे हैं, बार मीडिया के सामने कोई सवाल पूछने चाहिए कि गठबंधन क्यों जाना चाहिए और भाजपा को इससे नुकसान हो रहा है। दिल्ली में भी ऐसी बात की है, चौधरी वीरेंद्र ने भी कहा, सोमवीर सांगवान ने भी कहा, गोपाल कांडा ने भी कहा। आपको नहीं लगता कि आपकी बात ठीक है कि गठबंधन चल रहा है, जो प्रभारी जो है और देखेगा, इस तरह की बातें जो उठेंगी, लगातार उठ रही हैं, उनसे गठबंधन पर कोई असर पड़ रहा है, मन मुटाव? कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। हमारी जब भी मीटिंग होती है, हम व्यक्तिगत भी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, किसी डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी और चीज़ की नहीं है। आगे की राजनीति के लिए संगठनों ने कहा, देखिए उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हम कोई चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे, वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता है, उनकी भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप में एक सिद्धांत है, तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था। अब कोई नहीं था तो कुछ ना कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएलडी और एक है एक बस, तो ये 32 लोग हैं जो 58 लोग तो साथी हैं। पर ये इस तरह की बात निर्दलीय क्या कुछ पाना चाहते हैं सरकार से? मैंने बताया, मेरे साथ कोई ऐसा विषय नहीं हुआ। प्रभारी जी के साथ मीटिंग हुई, उस समय मुझे इसका कुछ पता नहीं है। सोमवीर सांगवान ने कैमरों पे कहा कि इस गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है, हम 7 विधायक सरकार के साथ। अच्छा हो कि आप सोमवीर से पूछ लो। नहीं, वो बोला उन्होंने। नहीं, आपको कहा पूछने, उनसे पूछ लो। इशू ये है, गठबंधन की सरकार चल रही है आपको जनता के हित के लिए। अब बीजेपी सरकार जनता के हित में ही काम कर रही है।
नहीं तो ये तो आगे की बातें चल रही हैं। आप आज की बात हो रही है। आज गठबंधन है, वो जनता की नहीं का कहना है कि गठबंधन तोड़ते ही 25% एंटी रिकमेंडेशन सरकार खत्म हो जाएगी। अब अनुमान सबके अपने अपने, बातें सबके अपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिले हैं उनको समझाया नहीं कि नहीं उस इस्तीफे से पहले, उससे पहले मिले। और उससे पहले तो यही था, मैंने बात भी हुई हमारी कि आप चिंता मत करो, हम सूरजमुखी रेट पूरा देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रेशर में जैसे मैंने बताया कि नहीं जी जल्दी घोषणा करो। मैंने कहा देखिए मार्केट रेट की घोषणा नहीं की जा सकती, ये मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से निर्णय करेंगे। और पहले मैंने बताया बाजरा का जब हमने 450 रुपये दिया, उसके बाद बाजरे का रेट इतना ज्यादा हुआ कि हमारे 450 भी और प्लस होके मिले लोगों को, इसलिए वो तो बात कर। और आपने पोर्टल के माध्यम से सारा आपने बताते भी है कि इतना हमने रोक दिया। जब हरियाणा के सूरजमुखी उगाने वाले किसानों ने अपना डाटा दे दिया, उससे बाहर का कोई सिंबलिक कैसे लेके आ सकता है? नहीं देखिए उसमें हमारा कमी है, अभी उसमें कोशिश करेंगे इस साल। हाँ इस साल हम उसको करेंगे पूरा। अभी 100% जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, गन्ने वाले नहीं करते, चारे वाले नहीं करते, जो चीज उनको मार्केट में नहीं बेचनी है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते। अभी तक तो यही मानस है कि केवल उन्हीं फसलों का किया जाए जो मार्केट में बिकनी है एमएसपी के माध्यम से, ताकि वहां उसकी चेकिंग होती है। इस बार हमने विचार किया है चाहे मार्केट में बिकनी हो या न बिकनी हो या इवन खाली भी हो, पूरा 80 लाख एकड़ का रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे। जो किसान कर देंगे ठीक है, जो किसान नहीं करेंगे वो सरकारी मशीनरी लगा करके उसको कराएंगे। उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना, अब जो किया है लोगों ने वो या तो खाली जमीन पर कर दिया या गेहूं वाली पर कर दिया, तो वो जो चेकर मेकर जैसा होता है उसका चेक नहीं था आपस में, अब उसका चेक हो जाएगा कि एक बार जब सिमाई की जो फसल होती है, संयोग ऐसा भी है कि सूरजमुखी अब ये न तो खरीफ में है न रबी में है, ये बीच में है, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। आरोप लगाया कि ये उनके विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ, शाहबाद में ही हुआ, सीएम के सलाहकार इस तरीके के काम करवा रहे हैं कि नहीं गलत है। ये तो कारण क्या है, ना तो सीएम के सलाहकार को पता इस बात का, पुलिस ने आदेश मिला उनको कोर्ट का और उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी थी, पुलिस नहीं करती तो पुलिस मरती। और फिर जनता के हित में नहीं दिया हो भले, पुलिस को तो उसकी कार्रवाई करनी थी। अगर ये कोर्ट ना भी देता तब भी किसी न किसी तरीके से रास्ता खुलवाना हमारा काम था। रास्ता नहीं, हाईवे नहीं बंद कर सकते। आखिर पूरा पंजाब, जम्मू कश्मीर और सारा नेशनल हाईवे, छोटा मोटा रास्ता तो हम भी कह सकते हैं ठीक है कुछ दिन बैठे रहो, लेकिन नेशनल हाईवे रुकना है ठीक नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम मुद्दों को लेकर, प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर यहाँ पर जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है और साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया, सबके अपने अपने अनुमान है। गठबंधन को लेकर जो बातें उठ रही थी उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। गठबंधन जारी है और जारी रहेगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। गठबंधन जारी है और कोई संशय नहीं है।